जय श्री राम 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो मस्त हो, स्वस्थ हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। अपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे और एक्टिव से पैसिव बनाना हमने पीछे की वीडियो में सीखा। पीछे जो भी क्लासें हुई उसमें कि असर्टिव सेंटेंस जब आता है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने सीखा इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीखना शुरू किया और मैं अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं ताकि किसी भी टेंस को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में रहे ना। तो कल हमने इंटरोगेटिव शुरू किया था, उसमें मैंने सिंपल टेंस को अलग से करवाया था। आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक्टिव का जब सेंटेंस आएगा तो कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा और उसी कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब में हमने प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव के सेंटेंस को देखा था और उसमें आप लोगों को यह बताया था कि प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव का सेंटेंस जो है जब उसका पैसिव बनाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लेता है। हालांकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो वहां में कोई दिक्कत है ही नहीं। किस प्रकार से हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और कैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ये चीजें मैंने आपको पहली क्लास से ही बताना शुरू कर दिया था और अब साथ साथ अपने उस चीज को दोहरा भी रहे हैं। उसमें बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ये टेंस आया है, इस प्रकार से आपको प्रोनाउन चेंज करना है, इस तरह की आपको अकॉर्डिंग टू चेंज जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको उसी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो किस में लगनी है, कैसे लगनी है, क्या आना है, वो सब बात कर रहे हैं। आज फिर अपने क्लास 10th में वही टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। कौन सा? एक्टिव टू पैसिव। वैसे अगर इसको अगर एक शब्द में कहूं तो ये क्या है? वॉइस है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें दिया होता है, पैसिव वॉइस का हमें बनाना होता है। क्या पढ़ा जा रहा था इसमें? हम सीख रहे थे बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। कौन से सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस से बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को ये बता रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी लिखाया था कि बेटा एक्टिव के अंदर क्या आएगा और पैसिव के अंदर आपको किस तरह से उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको पैसिव बनाना है। याद आया था? एक्टिव का लिखवाया था, फिर उसके बाद पैसिव का लिखवाया था। तो अगर कोई विद्यार्थी पहली क्लास अटेंड कर रहा है तो वो अपना एक्टिव टू पैसिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो इससे पहले वाली क्लास में देख ले। वो स्ट्रक्चर इससे पहले वाली क्लास में देख ले, वहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बताया था। आज तो अपने को इसमें कंटिन्यू टेंस को पढ़ना है। कौन से टेंस को? कंटिन्यू टेंस को पढ़ना है कि जब कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब आए, कंटिन्यू टेंस की जब हेल्पिंग वर्ब आए तो उसका पैसिव क्या बनेगा। तो कंटिन्यू टेंस को हालांकि अपने पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंस में भी, इसमें भी पढ़ लेंगे, यानी 2 से 3, 3 से 4 बार जब ये हो जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप यहीं से बहुत कुछ सीख जाओगे। प्रैक्टिस ये सेंटेंस भी आपको पूरा पैसिव सिखा देंगे। सुनना, कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी वापिस आएगी, जो आई है वही हेल्पिंग वर्ब वापिस आएगी। कंटिन्यू टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब वापिस आनी है। पैसिव जब बनाओगे तो क्या आएगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू में जब एक्टिव आया है तो पैसिव में भी कंटिन्यू वाली ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यहां अपने चेंज नहीं करेंगे। एक बात तो ये नोट कर लेना, पहले से ही सीख रहे हैं। जैसे इज एम आर कौन से कंटिन्यू की है? प्रेजेंट कंटिन्यू की है। इज एम आर ही पैसिव में रहता है। वॉज वर कौन से कंटिन्यू की है? पास्ट कंटिन्यू की है, वॉज वर ही रहता है। परफेक्ट इसमें फ्यूचर कंटिन्यू में विल भी, सेल भी आता है, इसका पैसिव बनता नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और क्या लगाना है? इसके साथ हमें बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है?
बीइंग ऐड करेंगे, जैसे ही बीइंग ऐड कर देंगे इसके साथ तो अपना पेसिव बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यानी एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए अपने को क्या ऐड करने पड़ेगा, ईजेएमआर, ईजेएमआर के साथ क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव में आती है। ये सीख चुके हो। फिर भी देखना इन सेंटेंस की शुरुआत, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो मैं बता रहा हूं, इनकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। जैसे आर यू टीचिंग देम, आर यू टीचिंग देम, और क्वेश्चन मार्क। काम वही है बेटा। सबसे पहले देखो ये क्या है, आपको पता चला सर ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ये पता चला सब्जेक्ट है। ये क्या है, पता चला मेन वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको बताया था कल कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्टिव के अंदर भी और पैसिव के अंदर भी रहना है, इसको हटाना नहीं। अमूमन बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क जो होता है उसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, इसका भी रीजन है। उनको कंफ्यूजन रहता है नरेशन में और वॉइस में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और एक्टिव वॉइस के अंदर। वो नरेशन में तो ऐसा होता है कि वहां तो अपने कंजक्शन ऐड करते हैं ना, तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं सीधा ही, तो फिर बाद में सेंटेंस अपने को असर्टिव बनाना है, तो वहां तो क्वेश्चन मार्क आता नहीं। पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो वो नरेशन वाला रूल याद रह जाता है और वो वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क को हटाना गलत है। या आपके अगर चाहें तो पूरा नंबर कट जाएगा, इसमें एक नंबर भी नहीं आएगा। इसका मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान से इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर के अंदर बड़ी गलतियां कभी नहीं होती, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और छोटी गलतियों की वजह से नंबर कट जाते हैं। बड़ी गलतियां तो मुझे बताओ, आपको पता है कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, और ये जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो यहाँ आएगा, तो आप देम का देम ही थोड़ी लिख दोगे। आपको ध्यान है कि देम जो है वो किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पता है आप लोगों को, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा। तो ये गलती थोड़ी करोगे आप। दूसरा देखो, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो देखो आपको पता है कि इज एम आर जब एक्टिव में आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, और पैसिव बनाते समय इज एम आर ही तो लगाना है, इज एम आर में से ही तो लगाओगे, लेकिन इसके साथ क्या ऐड कर दोगे, इसके साथ सर बीइंग ऐड कर देंगे। इज एम आर में से जो आएगा ना वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार। ये तो इसके अनुसार था, दे भी प्लूरल है, और प्लूरल में क्या आता है, आर आता है, तो मैं यहाँ आर ही लिखूंगा। ऐसा ना सोचें, ऐसा ना सोचें कि इसमें आर था तो इसमें मैंने आर लिख दिया ना, इस सब्जेक्ट के अनुसार आर लिखा है मैंने। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही होता तो मैं इज लिखता, यहाँ आई होता तो मैं एम लिखता। अब क्या लगाओगे, अब सर बीइंग लगाएंगे, शाबाश, क्या लग जाएगा, बीइंग। उसके बाद टीज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। टीज की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, टीज की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। क्योंकि अब हाँ, ये कल भी मैंने बताया था, बी लगा रहे थे तब फ्यूचर कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, सिंपल में आ रहे थे तब मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद लगाना, बीइंग भी सब्जेक्ट के बाद, पेयर हेल्पिंग वर्ब आएगी ना उसमें पहले बाद वाली सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या लगाओगे, अब सर बाय लगाएंगे। और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, याद करो, कल भी बताया था, रोज ही बताता हूँ। यू की तो सर हमें याद आ गया, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। इसका मतलब यू यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी यू, और सब्जेक्ट के रूप में था तो भी, और ये क्वेश्चन मार्क तो रहेगा इसमें। तो ये बना दिया हमने, आर दे बीइंग टॉट बाय यू, आर यू टीचिंग देम। और देखो एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा इज सी कॉलिंग मी, इज सी कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। देखना इज क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, सी क्या है, सॉरी इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सी क्या है, सब्जेक्ट है, कॉल क्या है, मेन वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, याद करो,
मैंने आप लोगों को बताया था कि मी आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। मी किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? आई की। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई? आई। सब्जेक्ट के नीचे लिखूंगा तो क्या आएगा? यहाँ आई आएगा। शाबाश। अब देखो इसमें टेंस कौन सा आया है? सर इसमें इज आया है। इज आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यू है ना, और इज एम आर आता है तो पैसिव में भी इज एम आर ही रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन यहाँ सी के साथ इज आ गया, लेकिन आई के साथ क्या आ जाएगा? आई के साथ सर हमें याद है एम आता है। आई के साथ क्या आता है? एम। तो हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है एक्टिव का, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। एम आई, उसके बाद क्या लगाओगे? बीइंग लगाएंगे सर। जब कंटिन्यू की कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो पैसिव बनाते समय क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। मेन वर्ब कॉल है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कॉल की सर कॉलिड हो जाएगी। फिर क्या लगाओगे? फिर सर बाय लगाएंगे। बाय लगाकर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है अपना? सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर। क्या बन जाएगा? हर। तो यहाँ क्या लिख दूं? हर। और क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। एम आई बीइंग कॉलिड बाय हर। समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा है आप लोगों को, निश्चित रूप से आ रहा होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं वो इसके अंदर, या मैं कहूँ पूरे ग्रामर के अंदर, जो आपको समझ ना आए। हो सकता है कि एक बार आपने देखा समझ नहीं आया, दूसरी बार देखोगे निश्चित रूप से आएगा। फिलहाल मैं आपको ग्रामर करवा रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही अपना ग्रामर वाला कंप्लीट हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा इसकी, इतने एग्जाम्पल की अपने प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको यूं लगेगा कि ग्रामर तो कहीं से भी पूछ ले हमें, वहां तो हमारी गलती होगी नहीं। दूसरी दिक्कत आती है पोइम के स्टेंजे में, हम पढ़ते नहीं, हम स्टेंजे को स्टेंजा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि स्टेंजा जो आता है वो वैसे ही आता है जैसे बाकी सब आते हैं। ऐसा नहीं है। पोइम का स्टेंजा जो है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाने का, स्टेंजे में से आंसर नहीं आएंगे। वो सारी पोइम मैं करवाऊंगा आपको, उनके स्टेंजे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो इतना पर्याप्त रहेगा। इसके दो क्वेश्चन हमने देख लिए और प्रैक्टिस में देखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ूं मैं फटाक से। हाँ, अब इसके बाद ये कौन सा कंटिन्यू था? प्रेजेंट कंटिन्यू था। इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यू में। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यू की। अब मुझे बताइएगा कि पास्ट कंटिन्यू में क्या आता है? आपको याद है पास्ट कंटिन्यू में क्या आता है? बताओ फटाफट। सर पास्ट कंटिन्यू में हमें पता है वोज और वर आता है। क्या आता है? वोज वर। और वोज वर का जब पैसिव बनाओगे ना बेटा, तो वोज वर ही रहेगा, ना कि अन्यतर कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। वोज वर तो रहेगा, लेकिन इसके साथ ऐड क्या हो जाएगा? इसके साथ सर बीइंग ऐड हो जाएगा। वोज वर आएगा तो वोज वर ही रहेगा, उसके साथ क्या ऐड करोगे? बीइंग ऐड करोगे। एग्जाम्पल देख लें। बिल्कुल देखो, वर यू टीचिंग देम, और क्वेश्चन मार्क। देखना ये क्या है? वर सर हेल्पिंग वर्ब है, शाबाश। यू क्या है? सर सब्जेक्ट है। टीच क्या है? सर मेन वर्ब है। और हिम देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। वेल डन। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहला काम क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये तो आप जानते ही हो। देम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है बेटा? वेल डन, शाबाश। बताइए। दे की। किसकी है? दे की। और ये अगर इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा, तो देम को दे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में दे को लिखना है तो उसका देम होगा। ऑब्जेक्ट तो आया ही है, बनाना क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिख दूं मैं? यहाँ दे आ जाएगा। वेल डन। अब यू के साथ वर आया है, तो दे के साथ क्या आएगा? दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ वॉज वर में से क्या आएगा? वर आएगा, यानी वर बीइंग आ जाएगा। क्या? वर बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखो, यानी वर यहाँ आ गया। पेयर है ना, तो बीइंग सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, ये लिख दिया। दे वर दे बीइंग। अब मेन वर्ब की अगला काम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? टॉट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टॉट। फिर क्या लगाओगे? बाय। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और याद करो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? याद आया सर? यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू,
और यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू। तो यहाँ क्या लिख दूं, यू लिख देंगे, बाय यू, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वर दे बीइंग टॉट बाय यू। एक और देख लो, दूसरा, वर दे कॉलिंग मी, वर दे कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। वर क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। और कॉल क्या है, मेन वर्ब है। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। पहला काम क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, और इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ आएगा, और मी का जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, आई बनेगा ना। अब जब एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग नजर आए तो वॉज वर्ब ही पैसिव वॉइस में लगाना है, और वॉज वर्ब में से पैसिव वॉइस में लगाओगे तो फिर आई के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा बेटा, वॉज आई, और क्या लगाओगे, बीइंग, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगाओगे, बाय। सब्जेक्ट क्या है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, देम। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, देम, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ आया ना। कंटिन्यू में 2 का बनता है, सिंपल में 3 का, प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का और फ्यूचर सिंपल का। कंटिन्यू में 2 का, प्रेजेंट कंटिन्यू का और पास्ट कंटिन्यू का पैसिव बनता है। फ्यूचर कंटिन्यू का बनता नहीं, आपके सिलेबस में तो बिल्कुल है ही नहीं। आगे अगर कंपटीशन लेवल की बात देखें तो वहां अलग बात है, लेकिन 10वीं तक इसमें फ्यूचर कंटिन्यू से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब रही बात, सर एक समस्या और है, वो भी बता दो कि सर हम कंटिन्यू को कैसे पहचानेंगे। कंटिन्यू को आपको इजेमार वोजवरी तो ध्यान में रखना है, 5 बी फॉर्म जो है उसको याद रखना है। क्या बी फॉर्म याद रखनी है, इज, एम, आर, वॉज और वर। सर बहुत हो गई, अरे ये टेंस में भी आएगी ना बेटा, और टेंस आएंगे 4 नंबर के, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आती है, ये याद रखना। सर ज्यादा हो गया, थोड़ा याद नहीं रहता। एक चीज और करना, ये देखो इन सब में क्या है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। आईएनजी फॉर्म या तो परफेक्ट कंटिन्यू में आती है या कंटिन्यू में आती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव बनता नहीं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो सर केवल कंटिन्यू का बनता है, और कंटिन्यू में भी 2 का बनता है। तो कंटिन्यू की पहचान तो अपने आप हो गई कि मेन वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा हो ना, तो हमें हेल्पिंग वर्ब अलग टेंस की नहीं लगानी। इजेएमआर के साथ आईएनजी लगा है तो इजेएमआर में से ही, वोजवर के साथ आईएनजी लगा है तो वोजवर में से ही आएगा। बस आईएनजी लगा है उसको तो हटा के थर्ड फॉर्म करनी है, और जो इजेएमआर है उसके साथ उस आईएनजी से पहले बी जोड़ देंगे, यानी बीइंग आ जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। कंटिन्यू हो गया, क्या बात याद रखनी है कि सर कंटिन्यू में आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो वो कंटिन्यू है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी टेंस की दूसरी आ सकती है, पर और अलग से आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। और आप जब इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो ना, पैसिव बनाते वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इस आईएनजी को हेल्पिंग वर्ब से पहले बी के साथ ऐड कर देना है तो बीइंग हो जाएगा। बीइंग आता है कि नहीं, यही मैंने बताया है कि ये देखो हमने बीइंग लगाया है, इसमें आईएनजी था हमने बीइंग लगा दिया, इसमें आईएनजी था हमने बीइंग लगा दिया। देखो इससे पहले इसकी थर्ड फॉर्म बना रहे हैं ना, इसकी थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, इससे पहले आपको बीइंग लिख देना है। इतनी सी बात याद रह जाएगी। मेन वर्ब से आईएनजी हटाना होता है कंटिन्यू में, और उससे पहले आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो हमने प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल देख लिए, कंटिन्यू के देख लिए, असर्टिव सेंटेंस में 3 हो गए, और इसमें एक और बाकी है। कंटिन्यू में तो बाकी है ही नहीं, अब बचा है परफेक्ट और पढ़ना है। आराम से पढ़ेंगे, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको अगर बाद में भी कभी जरूरत पड़े तो सीधे क्लास पे गए किसी एक पार्ट को पढ़ना है,
जैसे आपको कंटिन्यू को देखना है तो उसमें कंटिन्यू की क्लास मिले, सिंपल को देखना है तो उसमें सिंपल ही मिले, परफेक्ट को देखना है तो तीनों परफेक्ट के एग्जाम्पल मिले, तो आपको फिर अपने अकॉर्डिंग उस क्लास को अटेंड करना पड़े। ऐसा ना हो कि एक में ही सारे मिक्स हैं, आपको देखना था कंटिन्यू और उसमें सिंपल और कंटिन्यू और परफेक्ट सारे मिक्स मिल जाए ना। तो आपकी सुविधा के लिए अलग अलग, हालांकि क्लासें छोटी जरूर रह रही हैं, पर आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग क्लासों को बना रहा हूँ। मुझे भी पता है कि क्लासें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, पर बड़ी भी होंगी और लाइव भी आएंगे, लेकिन एक बार ग्रामर हो जाए उसके बाद बड़ी क्लासें अपना बना लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी वॉइस वाले टॉपिक के साथ, परफेक्ट को लेकर। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के क्वेश्चन, अगर इंटरोगेटिव के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से हमसे पूछे जाएंगे और कैसे हम लोग उसका पैसिव बनाएंगे, कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।